हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू PX Monk साइकोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव चेंजेस इन एडल्टहुड, यानी कि अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज में किस तरीके के कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हर एज ग्रुप में कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है और कैसे ये चेंजेस हमारे सोचने, समझने और डिसीजन मेकिंग के तरीके को अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। ये टॉपिक मैं इग्नू के मास्टर्स इन साइकोलॉजी के फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ। सब्जेक्ट है लाइफ स्पैन साइकोलॉजी और सब्जेक्ट कोड है MPC 002। आज हम पढ़ेंगे ब्लॉक 4 का यूनिट 2, जिसके सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे, जिसमें हम कॉग्निटिव चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। यंग अडल्टहुड एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है जब लोग अपनी एजुकेशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, करियर स्टार्ट करते हैं और कुछ अपने परिवार की फाउंडेशन भी रखते हैं। तो इस चैप्टर में हम कॉग्निटिव चेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे जो अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेकर 40 साल, मिडिल एज यानी 40 से लेकर 65 साल और ओल्ड एज यानी कि 65 साल के बाद में होती है, और कैसे ये चेंजेस थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग और डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करते हैं। तो ये सब कुछ हम बात करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेकर 40 साल। इस टाइम पे लोगों की थिंकिंग ज़्यादा रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक हो जाती है, यानी प्रैक्टिकल तरीके से सोचने लगते हैं। साथ ही उनकी रिफ्लेक्टिव और रियलिस्टिक थिंकिंग इम्प्रूव होती है, मतलब लोग चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। पियाजे की थ्योरी ये कहती है, या पियाजे ये कहते हैं कि इस फेज़ में जबकि नॉलेज की कोई कमी नहीं होती, कॉग्निटिव क्वालिटी अब भी एडोलेसेंट्स के जैसी ही होती है, लेकिन लोग अपनी स्पेसिफिक एरियाज़ में एक्सपर्टाइज डेवलप करने पर फोकस करते हैं, लेकिन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ में कोई बड़े मौलिक चेंजेस नहीं आते हैं। अब हम समझेंगे कि हर एज ग्रुप में कॉग्निटिव चेंजेस कैसे होते हैं। तो इस यूनिट को पढ़ने के बाद हम क्या क्या जान पाएंगे। अर्ली एडल्टहुड का समय और इसी के फीचर्स, अर्ली एडल्टहुड के कॉग्निटिव चेंजेस को डिस्क्राइब करेंगे, मिडिल एडल्टहुड, ओल्ड एज का समय कैसा होता है इसके बारे में बात करेंगे, और कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं इन दोनों में भी हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्ली एडल्टहुड यानी 20 से लेकर 40 साल की एज, इसको यंग एडल्टहुड भी बोलते हैं। तो यंग एडल्टहुड एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है जिसमें बड़े ट्रांजिशंस होते हैं, यानी चेंजेस होते हैं। सबसे पहले एजुकेशन कंप्लीशन, यानी इस दौरान लोग अपनी एजुकेशन क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। जैसे कि एक लड़का कॉलेज से ग्रेजुएट होकर अपना करियर शुरू करता है। दूसरा क्या चेंज होता है, करियर डेवलपमेंट, लोग अपना करियर ढूंढते हैं और प्रोफेशनली इस्टेब्लिश होते हैं इस फेज़ में। जैसे कि एक लड़की अपनी पहली जॉब में ग्रोथ देखती है और अपने करियर गोल्स से स्टार्ट करती है और करियर गोल्स सेट करती है। फिर आता है फैमिली क्रिएशन, कुछ लोग इस समय अपना परिवार शुरू करते हैं, जैसे कि शादी करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक कपल अपना पहला बच्चा प्लान कर रहा है, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं इस स्टेज में। फिजिकल डेवलपमेंट, इस एज में लोग अपने हेल्दीएस्ट फेज़ में होते हैं और उनकी फिजिकल परफॉर्मेंस पीक पर होती है। जैसे कि एथलीट्स जो होते हैं वो इस दौरान अपना बेस्ट फिजिकल परफॉर्मेंस शो करते हैं। अब देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव ग्रोथ के कुछ की एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग, जो यंग एडल्ट्स होते हैं, यंग एडल्ट्स लाइफ डिसीजंस को क्रिटिकल थिंकिंग के साथ एसेस करते हैं। जैसे कि एक लड़की करियर के ऑप्शंस को रियलिस्टिकली इवेल्युएट करती है कि कौन सा ऑप्शन उसके फ्यूचर गोल्स के लिए बेस्ट होगा। तो इस तरीके से रियलिस्टिक और प्रैग्मेटिक थिंकिंग होती है इस एज ड्यूरेशन में। उसके बाद रिफ्लेक्टिव एंड रियलिस्टिक थिंकिंग, लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव्स को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। जैसे कि एक लड़का अपने और दूसरों के व्यू पॉइंट्स को समझकर बेटर डिसीजंस लेता है। उसके बाद जीन पियाजे क्या कहते हैं इसके बारे में। जीन पियाजे कहते हैं कि यंग एडल्ट्स के पास सबसे ज़्यादा नॉलेज होती है क्वांटिटेटिव, लेकिन उनकी सोच अब भी क्वालिटेटिव एडोलेसेंट्स जैसी ही होती है, लेकिन ये लोग अपनी स्पेसिफिक फील्ड्स में एक्सपर्टाइज डेवलप करने लगते हैं।
यानी किसी एक फील्ड को ये लोग पकड़ लेते हैं और उसमें वो एक्सपर्टाइज हासिल करते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें एरिक एरिक्सन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जो यंग एडल्टहुड में लोगों को इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन का स्टेज फेस करना पड़ता है। यानी इस दौरान या तो लोग इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर सोशल आइसोलेशन का रिस्क होता है। जैसे कि एक कपल अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कर सकता है, जबकि एक और कोई इंसान है जो अपने करियर पर फोकस करता है और सोशली जो वो आइसोलेटेड महसूस करता है, क्योंकि उसने फैमिली की तरफ ना ध्यान देके अपने करियर को चुना। कॉग्निटिव चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं अर्ली एडल्टहुड में? तो सबसे पहले लाइफ माइलस्टोन्स, लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, करियर इस्टेब्लिश करते हैं और कुछ अपना फैमिली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद फिजिकल हेल्थ, इस टाइम पे लोग अपनी बेस्ट फिजिकल हेल्थ में होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ वाइटलिटी। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लोग अपने इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस लेने लगते हैं, जैसे करियर और इंडिपेंडेंस के बारे में वो अपने डिसीजंस लेते हैं। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंस, मैरिज और फैमिली के रोल, इनका जो रोल होता है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है इस टाइम पे। एरिक्सन स्टेज, एरिक्सन का स्टेज हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यानी इस फेज में लोग अपनी लाइफ में या तो बहुत इंटीमेट रिलेशनशिप बनाते हैं या फिर आइसोलेशन चूज करते हैं, एकदम अलग थलग हो जाते हैं। कॉग्निटिव चेंजेस में आगे आता है रियलिस्टिक एंड प्रैग्मेटिक थिंकिंग, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। लोग एडोलेसेंस के आइडियलिज्म से प्रैक्टिकल थिंकिंग की तरफ शिफ्ट करते हैं, जैसे कि एक लड़का अपने पैशन को फॉलो करते हुए एक रियलिस्टिक करियर ऑप्शन चूज करता है जो उसके फ्यूचर के लिए सिक्योर हो। के वार्नर ने कुछ स्टेजेस दिए हुए हैं इस एज ग्रुप के लिए। सबसे पहले आता है अचीविंग स्टेज, लोग अपनी इंटेलिजेंस को लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे करियर और पर्सनल अचीवमेंट्स में अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज आता है, यानी इस दौरान लोग फैमिली नीड्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज करने लगते हैं। जैसे कि एक इंसान है, एक व्यक्ति है जो अपनी जॉब के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी जिम्मेदारी उठाता है, तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज। तो ये के वार्नर्स के स्टेजेस हैं, अचीविंग स्टेज, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज। रिफ्लेक्टिव एंड रियलिस्टिक थिंकिंग, विलियम पेरीज पर्सपेक्टिव, विलियम पेरीज का क्या पर्सपेक्टिव है वो बात करते हैं हम लोग अब। लोग ड्यूअलिस्टिक थिंकिंग यानी सही गलत से अब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ ट्रांजिशन करते हैं। क्या क्या इसके स्टेजेस होते हैं? तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की तरफ जाने के जो स्टेजेस होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं। सबसे पहले मल्टीपल थिंकिंग, यानी लोग डाइवर्स ओपिनियंस और व्यू पॉइंट्स के प्रति अवेयर होते हैं, यानी सिर्फ अपनी ही बात लेके नहीं चलते हैं, वो दूसरों के बातों को, व्यू पॉइंट्स को भी अब समझते हैं, सुनते हैं। जैसे कि एक लड़का अपने दोस्त के अलग व्यू पॉइंट को समझने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है रिलेटिव सबऑर्डिनेट थिंकिंग, यानी कि लोग अपने पर्सनल ओपिनियंस को लॉजिकल इवैल्यूएशन के ज़रिए चैलेंज करते हैं। जैसे कि एक लड़की अपने बिलीव्स पर सोचती है और उन्हें फैक्ट्स के बेसिस पर एसेस करती है। उसके बाद आता है अगला स्टेज है फुल रिलेटिविज्म। लोग समझते हैं कि ट्रुथ जो है वो कॉन्टेक्चुअल होता है, नॉलेज कंस्ट्रक्ट किया जाता है। जैसे कि एक व्यक्ति अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से ट्रुथ को देखने लगता है, कहीं पे उसी चीज़ का मतलब कुछ और होता है, किसी और कल्चर में उसी चीज़ का मतलब पूरी तरीके से बदल जाता है। उसके बाद आता है पोस्ट फॉर्मल थॉट, समझना कि सही आंसर्स के लिए रिफ्लेक्टिव थिंकिंग ज़रूरी होती है, ये सब समझना होता है। सॉल्यूशंस रियलिस्टिक होने चाहिए। इमोशन और सब्जेक्टिविटी रीजनिंग को इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि एक प्रोफेशनल डिसीजन लेते वक्त व्यक्ति अपने फीलिंग्स और लॉजिक दोनों को कंसीडर करता है। तो ये सब चेंजेस होते हैं अर्ली एडल्टहुड में जो हमने अभी पढ़ा। अब इसके बाद आते हैं हम लोग मिडिल एडल्टहुड में, यानी 40 से लेकर 60 साल के बीच में कैसे कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं वो सब बात करते हैं। तो मिडिल एडल्टहुड यानी 40 से लेकर 60 साल, ये वो पीरियड है जो यंग एडल्टहुड के बाद और ओल्ड एज से पहले आता है। तो कौन कौन से की चैलेंजेस होते हैं? इस दौरान लोगों को फ्यूचर जनरेशन के लिए कंसर्न डेवलप करना होता है और फैमिली और वर्क के ज़रिए कंट्रीब्यूट करना होता है, यानी उनके फ्यूचर जनरेशन, अपने बच्चों के बारे में सोचना होता है और उनके माँ बाप जो बुजुर्ग हो रहे हैं उनके बारे में भी सोचना होता है और अपने जो करियर के बारे में भी सोचना होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसके की चैलेंजेस। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इस एज ग्रुप में? सबसे पहले कॉम्पिटेंस एंड मैच्योरिटी, लोग अपनी जॉब सक्सेस और फैमिली सेटिस्फेक्शन पर फोकस करते हैं। उसके बाद अटेंशन शिफ्ट्स,
इस टाइम पर लोगों का ध्यान हेल्थ पर, बच्चों के फ्यूचर पर, एजिंग पेरेंट्स पर यानी पेरेंट्स जो अब बुजुर्ग हो रहे हैं उनके ऊपर, लेजर एक्टिविटीज़ यानी लाइफ को थोड़ा इन्जॉय करना, घूमना फिरना, और रिटायरमेंट प्लान्स पर शिफ्ट होता है इस एज ड्यूरेशन में इनका अटेंशन। फिजिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं? विजिबल साइंस ऑफ एजिंग। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बाल होते हैं वो ग्रे होने लगते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी कम होती है, डिक्रीज्ड फिजिकल फिटनेस, वेट गेन होता है, 5 से 10 केजी तक वेट गेन हो सकता है इस एज ड्यूरेशन में, एरोबिक परफॉर्मेंस में कमी आती है, और स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का जो है घटाव होता है यानी कम होता है, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों कम होती है इस एज ड्यूरेशन में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है इस एज ग्रुप में? तो इस दौरान पीक क्रिएटिविटी होती है, यानी क्रिएटिविटी जो होती है वो पीक पर होती है, और कंट्रीब्यूशंस आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और राइटर्स से होता है इस टाइम पे बहुत ही क्रिएटिव, जो अक्सर लेट 40s और अर्ली 50s में देखी जाती है। जनरल पर्सपेक्टिव क्या होता है इस एज ग्रुप में? मिड लाइफ एक एडजस्टमेंट, रिफ्लेक्शन और फ्यूचर प्लानिंग का टाइम होता है, जिसमें लोग अपने पर्सनल गोल्स को दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ बैलेंस करते हैं, जैसे कि एक व्यक्ति अपने करियर गोल्स के साथ अपने बच्चों की एजुकेशन और फैमिली की नीड्स को मैनेज करता है। अब एक बार डिटेल में देखते हैं कॉग्निटिव चेंजेस इन मिडिल एडल्टहुड। इस दौरान कॉग्निटिव फंक्शनिंग में चेंजेस होते हैं जो इंटेलिजेंस, मेमोरी, एक्सपर्टाइज और लाइफ मीनिंग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इंटेलिजेंस। इसमें आता है मल्टी डायरेक्शनल डेवलपमेंट। कुछ एरियाज में गेन्स और कुछ एरियाज में लॉसेस होती हैं। फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, ये क्या होता है? फ्लूइड इंटेलिजेंस मतलब नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की एबिलिटी एज के साथ डिक्लाइन होती है। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की आपकी एबिलिटी कम होती जाएगी। ये होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है? ज्ञान और एक्सपीरियंस का एक्यूमुलेशन, ये कंटिन्यू होती है, ग्रो करते रहती है। फ्लूइड इंटेलिजेंस में और क्या होता है? फ्लेक्सिबल रीजनिंग जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को इन्वॉल्व करती है, ये अर्ली एडल्टहुड में पीक पर होती है, फिर डिक्लाइन करती है। नॉन वर्बल एबिलिटीज़ और नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए की है। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस में और क्या होता है? वर्बल रीजनिंग और नॉलेज एक्यूमुलेशन, ये 40 और 50 में पीक पर होता है। एजुकेशन और कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है और मिडिल एज के दौरान इम्प्रूव होता है। अब बात करते हैं आईक्यू टेस्ट्स की। ये शायद इकोलॉजिकल वैलिडिटी में कमी रखती है। स्लोअर रिएक्शन टाइम कॉग्निटिव चेंजेस को मास्क कर सकती है। स्टर्नबर्ग्स ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस भी इसी में आता है। इसमें आता है एनालिटिक यानी कि एकेडमिक, एफिशिएंट लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, जॉब सेटिस्फेक्शन और वेल बीइंग से लिंक्ड होता है। क्रिएटिव होते हैं इस टाइम पे, फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन ये मिडिल एडल्टहुड में पीक पर होता है, यानी क्रिएटिविटी पीक पर होता है। और एनालिटिक यानी कि एफिशिएंट लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी अच्छा होता है इस टाइम पे। प्रैक्टिकल होते हैं लोग, रियल वर्ल्ड डिमांड्स के लिए अडेप्ट करने की एबिलिटीज़ ज़्यादा होती है इस टाइम पे। लाइफ सेटिस्फेक्शन और लेजर एक्टिविटीज़ को इन्हेंस करती है जो ये चीज़। उसके बाद अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड मेमोरी के बारे में। प्रोसेसिंग स्पीड धीरे हो जाती है और मेमोरी डिक्लाइन होती है। इफेक्टिव स्ट्रेटजीज इन इफेक्ट को मिटिगेट कर सकती हैं। अब बात करते हैं रिलीजन, हेल्थ एंड मीनिंग इन लाइफ। मिडिल एज में रिलीजियस होना, स्पिरिचुअल होना, ये चीज़ बढ़ती है। हेल्थ और लॉन्जिविटी के साथ पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। लाइफ का मीनिंग एक्सप्लोर करना प्रोमिनेंट होता है इस एज में, अक्सर एग्जिस्टेंस और पर्पस पर रिफ्लेक्ट करते हुए, जैसे कि एक व्यक्ति अपने लाइफ गोल्स और वैल्यूज़ पर ध्यान देता है जो उनकी हेल्थ और सेटिस्फैक्शन को इम्प्रूव करता है। अब बात करते हैं ओल्ड एज यानी 65 प्लस में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं। तो लेट एडल्टहुड शुरू होती है लगभग एज 65 से। इस स्टेज पे या इस स्टेज का फोकस लाइफ में मीनिंग और सेटिस्फैक्शन ढूंढना होता है, जिसमें इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर का कॉन्फ्लिक्ट एड्रेस किया जाता है एरिक एरिक्सन के अनुसार। कौन कौन से की पॉइंट्स होते हैं इसमें? जेरोनोटोलॉजी, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो एजिंग को स्टडी करती है। इसमें साइकोलॉजी, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी और भी डिसिप्लिन्स शामिल हैं। उसके बाद इसमें की पॉइंट्स में है एडजस्टमेंट, यानी लेट एडल्टहुड में ऑनगोइंग फिजिकल और साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जिसके साथ एडजस्टमेंट करना पड़ता है।
थ्योरीज ऑफ सक्सेसफुल एजिंग। कुछ थ्योरीज हैं जो बताती है कि क्या एक सक्सेसफुल एजिंग कैसे हो सकती है। तो सबसे पहले डिसएंगेजमेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहती है? ये मानती है कि सोसाइटी से विथड्रॉल नेचुरल और बेनिफिशियल होता है। इससे ओल्डर इंडिविजुअल्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से रिलीव होते हैं, जो यंगर लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है। यानी कि सोसाइटी से जो लोग ये लोग दूर हो जाते हैं, ये सोसाइटी के लिए भी और इनके लिए भी बेनिफिशियल होता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है एक्टिविटी थ्योरी। ये कहती है एक्टिव रहना क्वालिटी लाइफ के लिए ज़रूरी है। यूज़ इट और लूज़ इट प्रिंसिपल पे बात करते हैं। फिजिकल, मेंटल और सोशल एक्टिविटीज़ को मेंटेन करना एजिंग में बेटर एडजस्टमेंट की तरफ ले जाता है। तो एक्टिविटी थ्योरी कुछ अलग कहती है। ये कहती है कि एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी एज हो, जिससे कि फिजिकल, मेंटल और सोशल एक्टिविटीज़ इसको मेंटेन करके रखने से एजिंग में अच्छी एडजस्टमेंट्स होती है। एजिज्म ये क्या होता है? ये प्रीजुडिस या डिस्क्रिमिनेशन होती है जो एज पर आधारित होती है। ये मेनली ओल्डर एडल्ट्स को प्रभावित करती है। इससे स्टीरियोटाइप्स, फोर्स रिटायरमेंट्स और एल्डरली के नेगेटिव परसेप्शंस का सामना करना पड़ता है। जैसे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो कम्युनिटी में एक्टिव है, उनकी हेल्थ और सोशल कनेक्शंस बेटर होते हैं, जबकि एजिज्म की वजह से कुछ लोग उन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। यानी कि एज जो बढ़ती है तो उसको लोग उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं इस एज में। तो ये भी सामना करना पड़ता है लोगों को कि लोग, ये एक स्टीरियोटाइप है जिसमें लोगों को लगता है कि बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनका क्या काम है। तो फोर्स्ड रिटायरमेंट कर दिया जाता है उनको, और उनके प्रति एक निगेटिव परसेप्शंस लोगों के अंदर डेवलप हो जाता है, जो कि गलत है, लेकिन ऐसा होता है। कॉग्निटिव चेंजेस इन ओल्ड एज। कौन कौन से कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं ओल्ड एज में? कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन ओल्डर एडल्ट्स अक्सर जो है जनरल डिक्लाइन को इन्वॉल्व करता है। जब वो लाइफ के अंत के करीब होते हैं, रिस्पॉन्स स्पीड्स दोनों न्यूरल और मोटर आमतौर पर कम हो जाते हैं, और वर्किंग मेमोरी डिक्लाइन शायद रेड्यूस्ड कॉग्निटिव परफॉर्मेंस के की फैक्टर है। यानी धीरे धीरे वो डिक्लाइन होता है इनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एबिलिटीज़ भी। कौन कौन से की कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें? सेलेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन विथ कंपनसेशन। ये क्या बोलता है? ओल्डर एडल्ट्स अपने गोल्स को नैरो कर सकते हैं और उन एक्टिविटीज़ को चुनते हैं जो उनके लिए पर्सनली मीनिंगफुल होती हैं, ताकि वो अपने कॉग्निटिव स्किल्स को मैक्सिमाइज कर सकें और लॉसेस को कंपनसेट कर सकें। उसके बाद है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव चेंजेस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कॉग्निटिव चेंजेस को इस एज ड्यूरेशन में? तो मेंटली एक्टिव इंडिविजुअल्स अक्सर अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को मेंटेन करते हैं। रिटायरमेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को प्रभावित कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति अपने समय कैसे इंगेज करते हैं। उसके बाद टर्मिनल डिक्लाइन। इसमें क्या होता है? ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग में नोटिसेबल डिक्रीज है जो डेथ से पहले होता है। जैसे कि एक इंसान जो अपने दोस्तों के साथ पजल्स और गेम्स खेलता है, वो अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को बेटर मेंटेन कर सकता है, जबकि वो इंसान जो आइसोलेट होता है, यानी बिल्कुल अलग हो जाता है, उसकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जल्दी डिक्लाइन हो सकती है। मेमोरी चेंजेस क्या क्या होते हैं इस एज ड्यूरेशन में? स्लोअर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, यानी ओल्डर एडल्ट्स इंफॉर्मेशन को धीरे धीरे लेते हैं, जिससे मेमोरी फेलियर बढ़ जाते हैं। उन्हें इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन को इनहिबिट करने और इम्पॉर्टेंट मेमोरीज को लॉन्ग टर्म स्टोरेज से रिट्रीव करने में मुश्किल होती है। कौन कौन से टाइप्स ऑफ मेमोरी होते हैं इसमें? इम्प्लिसिट मेमोरी, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी से ज़्यादा इंटैक्ट रहता है। इसमें अनकॉन्शियस रिकॉल शामिल होता है। एसोसिएटिव मेमोरी, ये क्या होता है? ये अक्सर ओल्डर एडल्ट्स में वीक होता है, जो रिलेटेड पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को लिंक करने की क्षमता को प्रभावित करता है। यानी इंफॉर्मेशन जो अलग अलग है उसको वो लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। रिमोट मेमोरी, ये क्या होता है? लॉन्ग टर्म रिकॉल अक्सर रिसेंट रिकॉल की तरह क्लियर होता है। ओल्डर एडल्ट्स ज़रूरी नहीं कि पास्ट को बेहतर याद करते हैं, तो वो लोग पास्ट को बेहतर याद कर सकें ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो रिमोट मेमोरी कम होती है। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ये क्या होता है? सीनियर्स अपने एडोलेसेंस और अर्ली एडल्ट एक्सपीरियंसेस को बेहतर याद करते हैं, क्योंकि इन इवेंट्स की इमोशनल सिग्निफिकेंस और नोवेलिटी होती है।
यानी कि अपने एडोलेसेंस और अर्ली एडल्ट एक्सपीरियंसेस को इस टाइम पे लोग ज़्यादा याद करते हैं, उसके बारे में ज़्यादा बातें करते हैं और अच्छे से उसको याद भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मेमोरी, इस टाइम की मेमोरी, एडोलेसेंस की मेमोरी इनके अंदर बहुत अच्छे से स्टोर्ड होती है। उसके बाद है प्रोस्पेक्टिव मेमोरी। ओल्डर एडल्ट्स फ्यूचर टास्क याद रखने में स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इवेंट बेस्ड टास्क पर टाइम बेस्ड टास्क के मुकाबले बेहतर परफॉर्म करते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैसे होती है इसमें? डिमिनिश्ड एबिलिटीज़, सही शब्दों को ढूंढना और स्पीच प्लान करना ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ओल्डर एडल्ट्स अक्सर ज़्यादा प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं, धीरे बोलते हैं और बार बार रुकते हैं। वो वर्ड रिट्रीवल को आसान बनाने के लिए ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स को सिंप्लीफाई करते हैं, यानी लोगों के नाम, जगहों के नाम उनको ठीक से याद नहीं रहते, तो उसके बदले में वो कुछ और बोलते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसमें क्या होता है? डिक्लाइन इन एबिलिटीज़, इसमें भी डिक्लाइन होता है, यानी ओल्डर एडल्ट्स प्रॉब्लम सॉल्विंग में स्ट्रगल करते हैं, खास तौर पर उन एरियाज में जो उनके कंट्रोल से बाहर लगते हैं। शादीशुदा कपल्स में कोलैबोरेशन अक्सर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है, यानी जो मैरिड कपल्स हैं उनमें उनके जो कोलैबोरेशन होता है तो अक्सर जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करता है, इन्हेंस करता है। जैसे कि एक सीनियर जो अपने दोस्त के साथ क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, वो शायद कुछ शब्दों को याद नहीं रख पाता है, लेकिन जब वो अपने पार्टनर के साथ काम करता है तो दोनों मिलकर बेहतर इसका समाधान ढूंढते हैं। फिर आता है विजडम। विजडम में क्या होता है? डिक्लाइन होता है, इंक्रीज होता है? इंक्रीज होता है विजडम। विजडम प्रैक्टिकल नॉलेज, इमोशनल मैच्योरिटी और नॉलेज को इफेक्टिवली अप्लाई करने की क्षमता को इनकम्पास करता है। ये तब डेवलप होता है जब व्यक्ति ज़िंदगी के चैलेंजेस का सामना करते हैं, जो बेहतर डिसीजन मेकिंग और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ लीड करता है। इंटेलेक्चुअल चेंजेस क्या क्या होते हैं? फ्लूइड वर्सेस क्रिस्टलाइज चेंजेस। फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये पैटर्न रिकग्निशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ी होती है। आमतौर पर एज के साथ डिक्लाइन होता है फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस ये नॉलेज और एक्सपीरियंस का एक्यूमुलेशन होता है। ज़िंदगी के दौरान ये अक्सर स्टेबल या थोड़ा बढ़ता है, यानी ढेर सारे नॉलेज और एक्सपीरियंस का इकट्ठा होना, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस। फॉर एग्जांपल, एक सीनियर व्यक्ति जो इस एज ग्रुप में है, जो अपने काम के दिनों से नए एक्सपीरियंसेस और नॉलेज को याद रखता है, वो नए चैलेंजेस को हैंडल करने में अपनी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है, जबकि उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंस जैसे पैटर्न रिकग्निशन थोड़ी कमज़ोर होती है इस टाइम पे। उसके बाद आता है रिटायरमेंट। हैप्पीनेस इन रिटायरमेंट। वो व्यक्ति जो रिटायरमेंट का डिसीजन खुद लेते हैं, उनका हैप्पीनेस ज़्यादा होता है। सफिशिएंट इनकम और एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करना ज़रूरी होता है इस टाइम पे। उसके बाद आता है विडोहुड। विडोहुड का इम्पैक्ट ऑन वुमेन क्या होता है, पहले वो देखते हैं। वुमेन अक्सर मेन से ज़्यादा जीती हैं और उन्हें विडोहुड का सामना करना ज़्यादा होता है, जो सिग्निफिकेंट स्ट्रेस के कारण भी बन सकता है उनके लिए, वुमेन्स के लिए। इस ट्रांजिशन के दौरान दोस्तों और पीयर्स का सपोर्ट हेल्पफुल होता है, यानी कि जब विडोहुड पीरियड होता है तो दोस्तों का और साथ वालों का सपोर्ट बहुत हेल्पफुल होता है इस एज ड्यूरेशन में लोगों के लिए। डेथ एंड डाइंग। डेथ और डाइंग भी होता है इसी स्टेज में। तो क्यूबलर रॉस की स्टेजेस हैं डेथ और डाइंग को लेके, क्या क्या है? डिनायल, यानी डेथ की रियलिटी से अपने आप को आइसोलेट करना। उसके बाद होता है एंगर, उन लोगों के प्रति एनवी फील करना जो जी रहे हैं। बारगेनिंग, किसी हायर पावर से और टाइम मांगना, यानी भगवान से प्रार्थना करना कि मुझे और ज़िंदा रखो, मुझे और टाइम दो। डिप्रेशन, फ्यूटिलिटी और एग्जॉस्शन का फीलिंग, इससे डिप्रेशन भी होता है। एक्सेप्टेंस, इनएविटेबल के साथ पीस फाइंड करना, मतलब जो चीज़ बदली ही नहीं जा सकती वो होगी, हो के ही रहेगी, उसके साथ पीस फाइंड करना, ये होता है लास्ट स्टेज। ये टर्मिनली इल पेशेंट के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने पर फोकस करता है। जैसे कि रिटायरमेंट के बाद अगर एक इंसान अपने दोस्तों के साथ एक्टिविटीज़ करते हैं और उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अच्छी होती है तो वो ज़्यादा खुश रहने की संभावना रखते हैं। विडोहुड के समय एक महिला जो अपने दोस्तों के साथ बात करती है, उनका सपोर्ट लेते हैं, वो इस डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। इसके बाद आता है कॉग्निटिव इंटरवेंशंस। तो इसमें आता है सबसे पहले लाइफ लॉन्ग लर्निंग, यानी लोगों को सीखते रहना चाहिए। अगर आप कुछ सीखते रहोगे तो आपको कभी भी एज का कुछ पता नहीं चलेगा।
प्रोग्राम्स जिसमें कि ओल्डर एडल्ट्स को एजुकेशनल एक्टिविटीज़ और ट्रैवल में इंगेज करने का मौका देते हैं। कंटिन्यूइंग एजुकेशन से पर्सपेक्टिव्स ब्रॉडन होते हैं, यानी अपनी एजुकेशन जो लोग कंटिन्यू करते हैं उनकी पर्सपेक्टिव और ब्रॉड होता है। सोशल कनेक्शंस भी बनते हैं और स्टीरियोटाइप्स चैलेंज होते हैं, यानी जो अभी भी सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ। कंक्लूजन क्या है इसका? लेट एडल्टहुड में कॉग्निटिव चेंजेस को समझना ओल्डर एडल्ट्स की नीड्स को एड्रेस करने में मदद करता है। ये ज़रूरी है कि मेंटल इंगेजमेंट, सपोर्ट सिस्टम्स और कॉग्निटिव हेल्थ और वेल बीइंग मेंटेन करने के स्ट्रेटजीज़ पर फोकस किया जाए। जैसे कि अगर एक ओल्डर एडल्ट एल्डर हॉस्टल प्रोग्राम्स ज्वाइन करते हैं तो वो नई स्किल सीखते हैं, नए दोस्त बना सकते हैं और अपने आप को सोशली एक्टिव रख सकते हैं। ये सब उनकी कॉग्निटिव हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्पफुल होते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, कॉग्निटिव चेंजेस इन अर्ली एडल्टहुड, मिडिल एज और ओल्ड एज में जो भी कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा और एग्ज़ाम प्रिपरेशन और आपकी स्टडीज़ में ये आपको हेल्प करेगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी मेल ID pxmonks@gmail.com पर अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। सिर्फ 9 रुपये पे करके पर पेज आप ये नोट्स ले सकते हैं। आपने मेरी बात को इतनी ध्यान से सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रॉम PX Monk। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हम ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग। सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।